गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एनटीपीसी का और ग्रुप डी या एनटीपीसी और ग्रुप डी या मतलब रेलवे का कोई भी या एएलपी किसी का भी या लोको पायलट किसी का तैयारी करते हैं, जिसमें से साइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रोल होता है, जिसमें से हम आपको आज एमसीक्यू और पीवाईक्यू बेस पे प्रैक्टिस सेट लाए हैं। जिसमें से आज का यह प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा। ये नया सीरीज से तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि आप लोगों के लिए जो मैंने इससे पिछले मैंने जीके का सीरीज चला रहा हूँ, तो उसमें से इसका अलग रहेगा, ये साइंस का अलग सीरीज रहेगा और जीके का अलग सीरीज रहेगा, ठीक है। जिसमें से हम लोग साइंस को अलग कैटेगरी में करेंगे और जीके को अलग कैटेगरी में तैयार करेंगे। इसलिए क्योंकि ना जब यदि हम दोनों को मिक्स करते हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, तो इसलिए क्योंकि साइंस का भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है, तो साइंस का एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे, जिसमें से साइंस का एनटीपीसी या ग्रुप डी नाम का रहेगा, जिसमें से ये दोनों साइंस का पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाएंगे प्रैक्टिस से, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका आगामी रेलवे एग्जाम होने वाले है उसमें आने की संभावना है, ठीक है, तो उसके लिए करवाएंगे। और दूसरा जो आपका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है जीके का, तो जीके का प्रैक्टिस सेट हमेशा कंटिन्यू चलते रहेगा। वो टोटल 11 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो वो जरूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस का। तो आज से साइंस का अपलोड होगा, एक दिन साइंस एक दिन जीके, इस तरह करके एनटीपीसी ग्रुप डी का ये कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग साइंस का प्रथम प्रश्न। चलिए आज का पहला प्रश्न है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो आपको बताना है विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। आपके पास ऑप्शन है हॉपकिंस, ऑप्शन में कासिमिर फंक, ऑप्शन में वाटसन, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। तो आपको बताना है विटामिन की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी। चलिए आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपको फिर एक्स्ट्रा की पॉइंट भी बताएंगे ताकि उससे रिलेटेड कुछ कुछ एक्स्ट्रा करिए। चलिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है? काश्मीरी फंक। तो याद रखिएगा फंक, फंक से याद रखिएगा, सिर्फ याद रखिएगा ये वाला फंक। तो ये देखिए, तो विटामिन में बहुत तरह का विटामिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फ्रूट्स कितना सारा फ्रूट्स है, किसको खाने से क्या क्या फायदा होता है, ए बी सी डी, तो ये सारे फ्रूट्स का है। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग कुछ कुछ एक्स्ट्रा कि विटामिन बी कौन कौन से विटामिन से कौन कौन सा फायदा होता है या इसका नाम। तो देखिए ये रासायनिक नाम है, तो रासायनिक नाम आप लोगों को बता दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा हम उसे की फैक्ट देते जाएंगे, जिसमें से आप अच्छा कर पाइएगा एग्जाम, ठीक है। तो पहले विटामिन ए, विटामिन ए का क्या नाम है? थायमिन। तो याद रखें विटामिन ए का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन बी का क्या नाम है? राइबोफ्लाविन। तो विटामिन बी का राइबोफ्लाविन, ठीक है। विटामिन बी थ्री का नियोसिन, याद रखिएगा नियोसिन। बी5 का पेंथोनिक एसिड, ठीक है। बी6 का पायरोडक्सिन, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बी7 का बायोटिन, ठीक है। बी9 का फॉलिक एसिड और बी12 का साइनोकोबालामिन। तो याद रखिएगा बी12 का साइनोकोबालामिन। तो ये सारा विटामिन का नाम है, ठीक है। कौन विटामिन खाने से कौन सा फायदा होता है, किसका होता है, तो सारा वो क्वेश्चन है मिक्स टाइप का, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो आज का ये होगा कंप्लीट, हम लोग चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। तो चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होता है। तो बताना कि किसके माध्यम से वो उड़ सकते हैं। पहला अल्ट्रा वायलेट वेव के से, अल्ट्रासोनिक वेव के माध्यम से, रेडिएशन से या स्पेशल रेटिना से। तो बताइए चमगादड़ किसके माध्यम से उड़ सकती है और वो अपने शिकार किसके माध्यम से करती है। चमगादड़ को तो दिखाई नहीं देता है रात में, तो कैसे वो मतलब शिकार करती है, कैसे वो जानती है कि उसके सामने कोई वस्तु आ रही है, कोई है, तो वो अपना स्थिति परिवर्तन कर लेता है। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासोनिक वेव। तो अल्ट्रासोनिक वेव से क्या करती है ये, मतलब कि उसको जज कर लेती है कि सामने कोई चीज है या गया, तो उससे आंख से इसका रेडिएशन निकलता है, जिससे वो उसको ये कर लेती है, ठीक है। चलिए तो चमगादड़ के बारे में थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं। चमगादड़ क्या है, अंधेरे में इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि देखिए क्या है, इलोक्लेशन, क्या है, इलोक्लेशन नामक तकनीकी का उपयोग करते हैं। तो ये भी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो इकोलोक्शन नामक तकनीक का उपयोग करते थे, ये वाला तकनीक का उपयोग करते हैं, जिसमें से वो क्या उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि अल्ट्रासाउंड, उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करते हैं और उनकी प्रति ध्वनि सुनकर वस्तुओं की स्थिति और आकार का पता लगा लेते हैं। तो ठीक है, समझेगा, उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि उत्पन्न करते हैं और उनकी प्रवृत्ति ध्वनि सुनकर वस्तुओं की स्थिति और आकार का पता लगा लेते हैं। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। केटली में पानी गर्म होने का क्या उदाहरण? तो केटली जो रहती है, जो हम लोग आमतौर पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो पानी कैसे गर्म होता है, तो उसका क्या कौन सा रीजन है?
चालन मतलब कंडक्शन के माध्यम से, संवहन मतलब कन्वेंशन के माध्यम से, ऑप्शन में विकिरण मतलब रेडिएशन के माध्यम से, ऑप्शन में संघनन मतलब कंडेंसन के माध्यम से। तो बताने किस माध्यम से पानी गर्म हो जाती है। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आंसर की ओर निकलते हैं। आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर है संवहन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, संवहन, इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेंशन। तो इसके माध्यम से पानी गर्म होती है। तो ये केटली है, केटली में कैसा पानी होता है, ये इसी के माध्यम से। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं किस माध्यम से गर्म होती है। ठीक है, चलिए तो देखिए पानी, पानी का कभी एग्जाम में पूछ देगा तो पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये याद रखिए, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। अब बोलेगा फ़ारेनहाइट में, तो क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 373 डिग्री केल्विन। ठीक है, फ़ारेनहाइट में बोलेगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन। तो ये याद रखिएगा पानी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। तो आपको बताना है कौन सा विटामिन है जिसके कारण मनुष्य का त्वचा और होंठ फट जाते हैं। पहला ऑप्शन विटामिन B1, ऑप्शन में विटामिन B2, ऑप्शन में विटामिन सी, ऑप्शन में विटामिन डी। बताइए कौन से विटामिन के कारण मनुष्य के त्वचा और होंठ फट जाते हैं। चलिए तो हम लोग आगे की बढ़ते हैं, सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, विटामिन B2। ठीक है, अभी विटामिन B2 का जस्ट बताए थे। आप बताइए रासायनिक नाम क्या था। तो क्या था, विटामिन B2 का नाम क्या था। पहला था विटामिन B1 का थायमिन, और दूसरा थायमिन था ना विटामिन B2 का। चलिए देख लेते हैं सही आंसर। तो विटामिन B2 का नाम देखिए राइबोफ्लाविन। तो B2 का रासायनिक नाम क्या है, ये अभी नाम याद है इसलिए आपको ये करवा दिया। ठीक है, तो इसका नाम है राइबोफ्लाविन। ठीक है, तो ये जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइबोफ्लाविन, विटामिन B2 का। तो रासायनिक नाम भी याद हो गया आपको, राइबोफ्लाविन। ठीक है, इसका फर्स्ट का नाम था B1 का थायमिन था। तो इस तरह का सारा याद कर लीजिए। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, ये सब सारा हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे नेक्स्ट कुछ कुछ पॉइंट में आते जाएगा। वो विटामिन से जितना क्वेश्चन बनता है वो आपको धीरे धीरे सब स्लाइड में आते आते पूरा कवर करवा देंगे। चलिए, लोहे में जंग लगना है तो बताना लोहे में जंग लगना क्या है। पहला है भौतिकी क्रिया है, रासायनिकी क्रिया है, सामान्य क्रिया है, इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए लोहे में जंग लगना क्या है। आप लोग बताने की कोशिश कीजिए, फिर बताएंगे इसका रासायनिक प्रक्रिया क्या होता है और भौतिक प्रक्रिया क्या होता है, ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाइएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं लोहे में जंग लगने का प्रक्रिया क्या है। एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है। तो क्या है, एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया। तो लोहे में जंग लगना यह रासायनिक प्रक्रिया है। आप जानते हैं रासायनिक प्रक्रिया होता है क्या और भौतिक प्रक्रिया होता है। देखिए रासायनिक प्रक्रिया वैसे प्रक्रिया होते हैं जिसमें क्या है, मतलब इसको परिवर्तन करके हम क्या नया नया पदार्थ बना सकते हैं। तो इसमें क्या था, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा परिवर्तन करके। ठीक है, करके नया पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो नया पदार्थ बना सकते हैं पदार्थ। ठीक है, नया पदार्थ हम बना सकते हैं। और भौतिक प्रक्रिया ऐसा है जिसमें कोई भी पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, जो एक बार बन गया तो बन गया, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोग याद रखें। अब जैसे चलिए एग्जाम्पल कुछ कुछ कर लेते हैं। जैसे रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रिया का कुछ कुछ एग्जाम्पल जैसे कि हो जाएगा कागज का जलना। ठीक है, कागज का जलना से कुछ बना सकते हैं। तो कागज का जलना हो जाएगा। धातु में जंग लगना, अभी जस्ट वो जो लोहे में जंग लगा। दूध से पनीर बनना, रासायनिक अंडे का पकना। ठीक है, तो ये सब रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, क्या इसमें कोई पदार्थ करके मॉडिफाई कर सकते हैं ना। भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि पानी का उबलना। ठीक है, पानी का उबलना, बर्फ का पिघलना। ठीक है, मोम का पिघलना। ठीक है, चलिए तो इतना हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आएगा जैसे मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती का जलना कौन सा प्रक्रिया हो जाएगा, तो मोमबत्ती जलेगा तो एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया। तो ये मोमबत्ती इसका हो जाएगा रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, रासायनिक याद रखिएगा कुछ कुछ, क्या एग्जाम में कभी पूछ देगा तो याद रखिएगा। ठीक है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक प्रक्रिया होता है। ठीक है, जैसे मोमबत्ती का जलना जलेगा तो रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, फिर मोमबत्ती का पिघलेगा तो भौतिकी परिवर्तन। जैसे बोलेगा पिघलना, जलना अंतर है। ठीक है, पिघलना पिघलना बोलेगा तो भौतिक प्रक्रिया। ठीक है, तो याद रखिएगा मोमबत्ती पिघल जाएगा तो भौतिक प्रक्रिया, और मोमबत्ती जल जाएगा तो रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, जैसे लोहे में जंग लगना, तो जंग लगना क्या है, एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, तो याद रखिएगा रासायनिक प्रक्रिया। जैसे बीकर में जल उबलेगा तो जल का उबलना क्या हो जाएगा, एक प्रकार का भौतिक प्रक्रिया। तो जल का उबलना भौतिक प्रक्रिया, याद रखिएगा। दूध का दही परिवर्तन, तो दूध से दही एक बार बन जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते। एक प्रकार क्या हो जाएगा, रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा, दूध से दही बनना। ठीक है, नए पदार्थ का बनना एक रासायनिक प्रक्रिया है, और जो नहीं बनना वो। तो इतना हो गया। चलिए
चलिए देखते हैं लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या होता है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या संरक्षण कहा जाता है। संरक्षण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या धातु ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आने पर एक नई रासायनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाती है। और लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया में क्या क्या लोहा ऑक्सीजन पानी के साथ प्रतिक्रिया करके क्या आयरन ऑक्साइड बनाती है Fe2O3। तो ये इंपॉर्टेंट है, Fe2O3 बनाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। तो क्या होता है पानी और ऑक्सीजन के साथ लोहा मतलब वो दोनों परिवर्तन करके क्या Fe2O3 बनती है, जिसके कारण क्या होता है लोहा में जंग लगता है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए बदला जाता है। तो बताइए यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करके बदला जा सकता है। चलिए आप लोग बताइए ट्रांसफार्मर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, डायनोमीटर। चलिए आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग आगे को बढ़ेंगे। इसीलिए हम आपको साइंस का अलग कैटेगरी कर देंगे और जीके का अलग कैटेगरी कर देंगे, ताकि एग्जाम में आप लोग साइंस और दोनों में अलग अलग करके दोनों डिटेल करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला आगे को बढ़ते हैं। देखिए तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने को क्या होता है, उसको हम बोलते हैं डायनेमो। क्या बोलते हैं डायनेमो। ठीक है, चलिए जानते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे, अमीटर के बारे में, गैल्वेनोमीटर के बारे में। सब चीज अमीटर क्या होता है, पहले अमीटर के बारे में जानते हैं। तो अमीटर क्या था, ये विद्युत परिपथ में बहने वाली क्या धारा को मापने का काम करते हैं। तो क्या इसका काम है धारा मापने में। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो धारा को मापने में अमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं अमीटर को इकाई क्या है ए एम्पेयर, मतलब एम्पीयर की इकाई बोलेगा तो कभी कभी एम्पेयर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप जानते हैं टाइम इसका मतलब कि ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर। तो ये है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या आता है प्रत्यावर्ती तरंग, मतलब एसी वोल्टेज को बिना ऊर्जा हानि के तापमान को स्टेप अप या घटाना या बढ़ाना। तो क्या कहता है एसी करंट जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको क्या कहते हैं वोल्टेज को बढ़ाना और घटाने का काम करता है। जैसे कि आपको घर में सप्लाई है, कभी मान लो आप ओवरलोड घर में कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो क्या करता है ट्रांसफार्मर आपको घर एक्स्ट्रा लोड दे रहा है, तो उसको क्या कहता है वो आपको बढ़ा के आपको घर का वोल्टेज को बढ़ा देता है। ठीक है, जो स्प्लाइजर घर में लगा हुआ रहता है उसी टाइप का करता है। फिर देखते हैं कि आपको घर में काम मतलब ज़्यादा वोल्टेज का काम नहीं है, तो वो क्या कहता है वो नॉर्मल कर देता है। तो इस तरह उसका काम है, मतलब कि स्टेप अप और डाउन करना, स्टेप अप करना और डाउन करना। ठीक है, चलिए डायनोमो के बारे में देते हैं। डायनोमो के प्रकार होते हैं जिसमें से क्या होता है ये धारा क्या डीसी धारा को क्या होता है एसी धारा में शामिल करते हैं। तो देखिए डायनोमो जस्ट उसका अपोजिट करता है। देखिए ये क्या होता है डीसी करंट को क्या कहता है एसी में परिवर्तित करता है, और ट्रांसफार्मर का काम है एसी को क्या कहता है स्टेप अप और स्टेप डाउन करना कहता है। ठीक है, तो जो एसी धारा हम लोग घर में प्रभावित होता है तो उसको कहता है स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन 7 नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। ये जितना भी है ना वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बताना घर में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं किस प्रकार जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताने की कोशिश कीजिए फिर बताते हैं अगले आंसर। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं ये घरों में पैरेलल। ठीक है, तो घर में किस प्रकार समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो किस प्रकार समांतर क्रम में। चलिए देखते हैं समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। देखिए समांतर क्रम होता क्या है, देखिए समांतर क्रम होता क्या होता है जैसा कि ये लाइट है। ठीक है, तो इसमें क्या है विद्युत स्रोत के सभी टर्मिनल का एक ही से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो सभी क्रम विद्युत का स्रोत का जुड़ा हुआ रहता है इस स्रोत से। ठीक है, तो मान लो जैसा कि होता है ना एक ही स्रोत से तार से एक तार से जुड़ा हुआ, तो इसमें घर में सप्लाई के दौरान मान लो एक बल्ब ये खराब हो गया, तो ऐसा नहीं कि ये सारा बल्ब खराब हो जाएगा। ठीक है, ये सारा बल्ब में लाइट आते रहेगा, बिजली प्रवाहित होते रहेगा। एक बल्ब खराब होने से आप घर में भी देखते होंगे कि घर में यदि किसी रूम का एक बल्ब खराब होता है तो अन्य रूम का जो बल्ब है वो जलता रहता है। तो यही होता है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। इसीलिए जोड़ा जाता है कि क्योंकि सभी में क्या है समान रूप से वोल्टेज मिलता रहे। एक बल्ब खराब भी हो जाएगा तो दूसरा बल्ब चलता कंटिन्यू चलता रहेगा। चलिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में जैसे कि एक ऐसा है तो इससे एक लाइट जोड़ा हुआ, इससे एक लाइट जोड़ा, इसी तार में अलग अलग करके लाइट जोड़ा। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं घर में जो दीपावली के समय जो वो लाइट जलाते हैं छोटा वाला, तो वो वाला जो लाइट जलता है घर के दीवार में हम लोग मतलब बाहर जो लटकाते हैं। ठीक है, वो चाइनीज वाला बल्ब सब वो क्या कहता है ये श्रेणी क्रम में जोड़ा हो जाता है। बाई चांस आपका एक यदि बल्ब उसका खराब हो जाता है तो क्या कहता है ये सारा काम करना बंद कर देता है। तो ये श्रेणी क्रम में समझ होता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम के बारे में समझ गए कि एक बल्ब खराब होने का पूरा पूरा पर्वत काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए तो इतना हो गया। और नॉर्मल हम लोग घर में जो वोल्टेज का सप्लाइंग कितना आता है 220 वोल्ट।
ये भी याद रखिएगा 220 वोल्ट। तो हम लोग घर का नॉर्मल जो घर का सप्लाई रहता है 220 वोल्ट में हो जाता है काम, ठीक है। चलिए, तो इतना हो गया श्रेणी क्रम समानता क्रम हो गया, जिसमें से इसमें लाइट के परिक्रम एक बल्ब फ्रीज होने के बाद भी वो कंटिन्यू चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो बताइए, गर्मी में मकान को हम सफेद रंग से क्यों पुतवाते हैं? पहला ऑप्शन, आंखों के अच्छे लगने के लिए, उष्मा का कुचालक होता है इसीलिए, उष्मा का अच्छे प्रवर्तक होते इसलिए, उष्मा का सुचालक होता है इसीलिए। तो बताइए, मकान को हम गर्मी में रंग से क्यों पुतवा देते हैं सफेद रंग से? तो क्या होता है, तो उष्मा का क्या अच्छे प्रवर्तक होते हैं, ठीक है। तो अच्छे प्रवर्तक, तो उष्मा का क्या एक प्रकार का अच्छे प्रवर्तक, इसीलिए इसको हम पुतवा देते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो आपको बताना है कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है। पहला ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी और विटामिन डी। चलिए बताइए, विटामिन का हर अलग अलग सीरीज आते जाएगा, जिसमें से विटामिन से जितना क्वेश्चन बनता है, कुछ कुछ एक दो क्वेश्चन करके डाल डाल के हम आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए, विटामिन कोबाल्ट किस में पाया? विटामिन B12 में, ठीक है। साइनोकोबालामिन, इसका नाम हिंदी मतलब रासायनिक नाम बोलेगा तो साइनोकोबालामिन, ठीक है। तो याद रखिए साइनोकोबालामिन। विटामिन ए जानबे करते हैं, ठीक है, रेटिनॉल। विटामिन सी जो मतलब कि क्या होता है, जो संतरा वगैरह जो पाया जाता है, इसमें विटामिन डी, जिसमें स्कर्वी नमक वो इसी में होता है विटामिन सी में। और विटामिन डी में जिसमें हड्डी उड्डी में जो ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो वो वाला बच्चों में जो कुपोषण का शिकार हो जाता है, हड्डियाँ वगैरह नहीं ग्रो कर पाता है, तो ये विटामिन डी के कारण तो इससे मिल जाता है विटामिन डी। तो ये हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करवा देंगे। तो विटामिन का वही रासायनिक नाम दे दिए, इसमें याद रख लीजिए। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 का नियोसिन, विटामिन B5 का पेंटोनिक, विटामिन 6 का पायरोडक्सिन, विटामिन B7 का बायोटिन, विटामिन B9 का फॉलिक एसिड और विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन, ठीक है। तो यही B1 B2 है। तो ये सब सारा देखें विटामिन, कितने सारे विटामिन है, आपको खाने से कौन कौन सा मिलता है, वो नेक्स्ट आते जाएगा, वो हम सारा वीडियो धीरे धीरे आपको कंप्लीट करवा देंगे। आज का अंतिम प्रश्न है, 10 क्वेश्चन पर डे करेंगे, जिसमें से कम क्वेश्चन में आप लोग का पूरा रिविजन हो जाए। तो जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या था? जल में अस्थायी कठोरता का क्या कारण होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बताइए, जल में अस्थायी कठोरता का क्या कारण हो सकता है? इसका क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड। चलिए, तो इसका सही हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। तो आज का इतना ही रखते हैं, हम लोग फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको क्या करना है, आपको पता ही है, वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का अपडेट मिलता रहे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं, टेक केयर।